लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम क्लास 12th के जीव विज्ञान को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकाई नंबर 1 को, जिसका नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इस इकाई में आपको टोटल 3 अध्याय का आपको अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला अध्याय है पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा अध्याय है मानव जनन और तीसरा अध्याय है जनन स्वास्थ्य। ठीक है स्टूडेंट, तो इस इकाई में हम तीनों लेसन का स्टडी करेंगे, और जिसमें सबसे पहला लेसन है पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, और फ्लावर में किस प्रकार से लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जिसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं, और बीज और फल का निर्माण कैसे होता है। इस लेसन में हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने बताया इकाई का नाम है जनन अर्थात रिप्रोडक्शन, तो हम इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले, जैसा कि लेसन का नाम हमने दे रखा है, लेसन का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा हमने बताया कि इस इकाई का ही नाम क्या है, जनन। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात रिप्रोडक्शन। इस इकाई में आपको 3 लेसन का अध्ययन करना है। रिप्रोडक्शन ये आपके यूनिट का नाम है। इस यूनिट में आपको टोटल क्लास 12th के जीव विज्ञान के इस इकाई में आपको टोटल 3 लेसन का अध्ययन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं जनन अर्थात रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जनन एक जीवों का लक्षण होता है। पृथ्वी पर सभी जीवों में यह गुण पाया जाता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, उनमें अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की गुण पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो जीव हैं लेकिन वो संतान उत्पत्ति नहीं करते, अर्थात उनमें जनन नहीं पाया जाता है, जैसे कामगार मधुमक्खी और खच्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, कामगार मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी और खच्चर। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे जीव हैं, ये जनन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह आगे अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। जो मादा मधुमक्खी और नर मधुमक्खी होती है, इनके क्रॉस के माध्यम से ये श्रमिक मधुमक्खी या कामगार मधुमक्खी उत्पन्न होती है, लेकिन यह जनन क्रिया में आगे भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से खच्चर जो होते हैं, अर्थात मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह खुद अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने समझा जनन क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, उन सभी जीवों में 2 प्रकार का जनन देखा जाता है। पहला है अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले समझ लेते हैं इनके परिभाषा और इनके बारे में कि अलैंगिक जनन क्या होता है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में अपने अध्ययन किया होगा, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है, अलैंगिक जनन एक सरल जनन की विधि है। यह जो जनन होता है, इस जनन में केवल एक जीव या एक जनन भाग लेते हैं और यह एक नए संतान उत्पत्ति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन। और हमने बताया कितने प्रकार का जनन, 2 प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें एकल जनक के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतानें होते हैं, जैसे यह जनक है मान के चलते हैं, ठीक है, और इसके द्वारा नया संतान भी उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो नए संतान उत्पन्न होते हैं, अपने जनकों के एकदम समान होते हैं, अर्थात हुबहू होते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतानें होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोन कहलाते हैं। ओके, अब हम अध्ययन करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह विधि जिसमें 2 विविध प्रकार के जीव भाग लेते हैं, अर्थात एक नर व मादा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नए संतान उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अपेक्षा काफी जटिल होता है। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, गर्भाकाल होता है और टाइम टेकिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यह उच्च प्रकार के जीवों और जंतुओं में यह देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने समझा लैंगिक जनन क्या होता है।
ऐसा जनन जिसमें दो विविध प्रकार की जीव, जाति एक ही हो, नर व मादा, दो जीव भाग ले और वो नए संतान उत्पत्ति करे, इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको जो अध्ययन करना है वो लैंगिक जनन अध्ययन करना है, किसमें, पुष्टि पादपों में आपको लैंगिक जनन का अध्ययन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको जैसा लेसन का नाम है पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, तो हम सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे जीव, है ना, हमने यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दे रखा है, पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी, और पृथ्वी पर एक ही मात्र हमारे पृथ्वी पर स्वपोषी जीव है, समस्त हरे पौधे। तो ये प्लांट का डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम प्लांट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये समझा प्लांट क्या है, प्लांट की विशेषता क्या होती है, और जनन क्या है, जनन की परिभाषा क्या है, और जनन जीवन कितने प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए हम समझते हैं पादपों का वर्गीकरण। जैसा कि आप देख रहे हो पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन यहाँ पे दिया गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इट मीन्स पौधों को किन किन वर्गों में कैसे विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो प्लांट, सारे प्लांट्स को पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पौधे होते हैं उनको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प का निर्माण होता है उन्हें हम पुष्पी पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, ऐसे पौधों को हम अपुष्पी पादप यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। पुष्पी पौधों को अगेन दो क्लास में डिवाइड किया गया है, आवृतबीजी पादप और अनावृतबीजी पादप। ऐसे पुष्पी पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है और बीज का भी निर्माण होता है, ऐसे पौधों को हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं, और यह पृथ्वी पर सबसे उच्च प्रकार के और विकसित पौधे माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अनावृतबीजी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, फल का निर्माण भी होता है, लेकिन बीज नहीं बनते हैं, या बीज बनते हैं तो काफी नग्न बनते हैं या बहुत छोटे बनते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, अनावृतबीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आवृतबीजी पौधों को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री पादप यानी मोनोकोटिलेडनस प्लांट और द्विबीजपत्री पादप यानी डाइकोटिलेडनस प्लांट। ओके, एक बीजपत्री पौधे वे पुष्पी पौधे होते हैं या वे आवृतबीजी पौधे होते हैं जिनके बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जितने भी हम अनाज खाते हैं, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, ये सभी हमारे जो है आते हैं, एक बीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विबीजपत्री पौधे वे आवृतबीजी पौधे होते हैं या वे पुष्पी पौधे होते हैं जिसके बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी दलहनी पौधे हैं या फिर जितने चीजों का हम दाल खाते हैं, ये बीज है, बीज के अंदर कितने बीज पत्र हैं, दो बीज पत्र। ठीक है, दो बीज पत्र, टू कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी हमारे द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब पुष्पी पौधों के को मुख्यतः फिर से अगेन थ्री क्लास में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो आपने ये समझा कि पादपों का वर्गीकरण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको अध्ययन किसमें करना है, जैसा कि मैंने लेसन नेम दिया है, पुष्पी पादपों में, यानी कि आपको पुष्पी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन क्रिया होती है इसका आपको अध्ययन करना है। मुख्यतः जो आपको अध्ययन करना है वो आवृतबीजी पौधों में अध्ययन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने समझा जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या है, पादप किसे कहते हैं, प्लांट का वर्गीकरण भी आपने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब इसके आगे का हम अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अध्ययन करेंगे कि प्लांट के कितने पार्ट होते हैं और प्लांट के किस पार्ट में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम अगला टॉपिक होगा हमारा एक पादप के भाग। ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक पौधे के भाग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखा जाए तो एक पौधे के कई सारे भाग होते हैं, लेकिन एक पौधे से मुख्यतः हम 5 भागों को हम देख सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेजर 5 पार्ट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं।
और इस स्टूडेंट इस मुख्य भाग में पौधे के जो मुख्य भाग हो ये 5 होते हैं। इन मुख्य भाग में जो लैंगिक जनन क्रिया होती है वह पौधे के पुष्प भाग में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने समझा कि एक पौधे के मुख्यतः कितने भाग, 5 भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। ओके, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको जैसा कि हमने बताया कि लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पुष्प क्या होता है। ओके, जिसमें आपको अध्ययन करना है आगे पुष्प की संरचना क्या होती है। ठीक है, फ्लावर क्या है, तो पौधे का वह भाग, ओके, पौधे का या पादप का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, कौन सा जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। तो पौधे का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परिभाषा हो गया पुष्प का कि पौधे का वह भाग, पादप का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन क्रिया होती है, पौधे के उस भाग को पुष्प कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम अध्ययन अगला करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा एक पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, पुष्प की संरचना को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। ये जो हमने जैसा कि आपको बताया, ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आपको पढ़ना है, और इसमें हमने बताया कि पुष्पी पौधों में, आवृत्त बीजी पौधों में आपको लैंगिक जनन की क्रिया पढ़नी है। ठीक है, तो आवृत्त बीजी पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। ठीक है स्टूडेंट, पीढ़ी एकांतरण, है ना, इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम अध्ययन करते हैं एक पुष्प की संरचना के बारे में। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अगला हमारा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, आवृत्त बीजी पादपों के जीवन काल में यानी कि लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं आती हैं जो इस प्रकार से हैं। एक अवस्था है जिसे हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था। ओके, यानी कि स्पोरोफाइट फेज। ओके, और दूसरी अवस्था आती है युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था। ओके, इट मीन गैमेटोफाइट फेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आवृत्त बीजी पादपों के जीवन काल में ये 2 मुख्य अवस्थाएं आती हैं या होती हैं। जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वह ट्यूयन होती है, और युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो अगुणित यानी कि यन होती है। आवृत्त बीजी पादपों के जीवन काल में ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है यह द्विगुणित होती है और एक लंबी प्रवस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, विकसित एवं लंबी प्रवस्था होती है जिसे हम बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं, जो द्विगुणित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद युग्मकोद्भिद अवस्था आती है जो छोटी कम विकसित होती है, जिसे हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। तो आवृत्त बीजी पादपों के जीवन काल में ये दोनों अवस्थाएं, बीजाणुद्भिद के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में आती रहती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है which phase of the angiospermic plants are the well developed or the long duration। ठीक है, तो बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है, वेल डेवलप होती है और लंबी प्रवस्था होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था छोटी होती है और कम विकसित होती है। ठीक है, तो आपने समझा कि आवृत्त बीजी पादपों के जीवन काल में ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये आवृत्त बीजी पादपों की एक विशेषता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने अध्ययन कर लिया पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, जिसमें आपने देखा। अब हम अध्ययन करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में, यानी कि फ्लावर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एक पुष्प की संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो कहीं इस प्रकार हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, पुष्प के कई सारे पार्ट होते हैं या भाग होते हैं। पुष्प के इन सभी भागों को 2 मेन
दो वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार से है। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक टोटल भाग दिख रहा है इसे हम पुमंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम क्या बोलते हैं? पुमंग। पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। जितना भी हम बोल रहे हैं उतना आप याद करते चलिए। एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम, है ना। और इसके मुख्यतः ये कौन सा भाग है? पुष्प का नर भाग है। ठीक है, पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुमंग यानी एंड्रोशियम बोलते हैं। और इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी वाला भाग जो फूला हुआ होता है इसे बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं हम? परागकोश कहते हैं। ठीक है, पॉलन सैक कहते हैं, पॉलन सैक। ओके, परागकोश के नीचे जो पतला तंतुवत संरचना है इसे बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु बोलते हैं। इट मीन्स फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिलामेंट। फिलामेंट परागकोश से जिसके द्वारा जुड़ा होता है इसे बोलते हैं संयोजी। इट मीन्स कनेक्टिव बोलते हैं। ओके, कनेक्टिव। और ये पूरी संरचना क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। यानी कि पुष्प का नर भाग ये टोटल क्या कहलाता है? पुमंग यानी एंड्रोशियम कहलाता है। और इसकी इकाई को हम बोलते हैं पुंकेसर कहते हैं। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो याद रखिएगा, पुष्प के नर भाग को पुमंग और इसकी इकाई को पुंकेसर बोलते हैं, यानी कि स्टमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्टमेन बोलते हैं। क्लियर? तो ये पुष्प का नर भाग है। पुष्प के नर भाग को एंड्रोशियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। इसके 3 भाग परागकोश, पुतंतु और संयोजी। परागकोश जो होता है, परागकोश में बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं। परागकोश के अंदर इसे हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं हम? परागकण बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, परागकण के अंदर क्या बनता है? परागकोश के अंदर क्या बनता है? परागकण बनता है। ओके, अब हम समझते हैं पुष्प के ये जो बीच वाला संरचना है जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पुष्प का मादा भाग। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है? पुष्प का नर भाग है। ये भी पुष्प का नर भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुष्प के नर भाग का व्याख्या किया। अभी हम इसको समझते हैं पुष्प के मादा भाग को। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। इट मीन गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम। ओके, सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को जायांग और पुष्प के मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र कहलाता है। ये इरेज कर दे रहे हैं पुष्प का नर भाग, जैसा हमने समझा दिया इसको। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, पुष्प के मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र और इसके नीचे का जो पतला संरचना होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिका। ओके, क्या बोलते हैं? वर्तिका। इट मीन स्टाइल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और पुष्प के मादा भाग का सबसे प्रमुख भाग जो होता है, जो निचला होता है, जो फूला हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। ओके, इट मीन्स ओवरी बोलते हैं, OVARY, ओवरी। ओके, और इस पुष्प के मादा भाग में अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर एक गोला संरचना होता है जिसे हम बीजांड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होता है। ठीक है, बीजांड। और ये पुष्प का क्या हुआ? पूरा मादा भाग हुआ। पुष्प के मादा भाग के इकाई को अर्थात जायांग की इकाई को हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्लियर? तो याद रखिएगा, कॉर्पल और पिस्टिल बोलते हैं। पुष्प के मादा भाग को जायांग, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पुष्प के ये जो पुमंग होते हैं, यानी कि पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग, ये दोनों पुष्प के आवश्यक भाग होते हैं या एसेसरी पार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं? एसेसरी पार्ट या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इन्हीं दोनों के माध्यम से जनन प्रक्रिया होती है, जनन होता है इन्हीं दोनों भाग के माध्यम से। पुष्प का ये जो ऊपरी वाला भाग है, पुमंग और जायांग, ये आवश्यक भाग होते हैं। जो पुष्प होता है जिसके माध्यम से ये स्टैंड होता है, जिसे हम थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? थैलमस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। और पुष्प जिसके माध्यम से ये खड़ा है, स्टैंड है, इसे हम बोलते हैं पेडिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पेडिकल, CEL। ओके, इस प्रकार से। और पुष्प का ये जो प्रथम चक्र होता है इसे हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम कैलिक्स बोलते हैं। ओके, कैलिक्स।
और पुष्प के द्वितीय चक्र को जो हर एक रंग का होता है आप देखेंगे, इसे बोलते हैं दल पुंज। ठीक है स्टूडेंट्स, दल पुंज यानी कि कोरोला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम? कोरोला बोलते हैं। और दल पुंज की इकाई को हम बोलते हैं दल यानी कि पैटल बोलते हैं। ओके, और वाहदल की इकाई को हम बोलते हैं, वाहदल पुंज की इकाई को बोलते हैं वाहदल, वाहदल यानी कि सैपल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने समझा टोटल कि पुष्प की संरचना क्या है। यानी कि पुष्प की संरचना आपने देखा, पुष्प के नर भाग को पुमंग, इसकी इकाई को पुंकेसर, इसके 3 भाग, ऊपरी वाला भाग खुला हुआ होता है जिसे परागकोश कहते हैं, जिसके माध्यम से स्टैंड होता है इसे पुतंतु कहते हैं। पुतंतु परागकोश से जिसके द्वारा जुड़ा होता है संयोजी या कनेक्टिव कहलाता है। और पूरा भाग क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग पुमंग यानी एंड्रोचियम कहलाता है। इसकी इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमिन बोलते हैं। ठीक है, परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। और पुष्प के मादा भाग को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं यानी गाइनोशियम बोलते हैं। इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर यानी कि कॉर्पेल और पिस्टिल कहते हैं। इसके जो 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक गोलाकार संरचना होता है जिसे हम बीजांड बोलते हैं। एक चीज और, जब एक पुष्प परिपक्व होता है तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि अभी इस लेसन में जनन की परिभाषा क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपने समझा कि पादपों का वर्गीकरण क्या है। और इसके बाद मैं आपको बताया कि आवृत्तबीजी पादपों की विशेषता अर्थात पीढ़ी एकांतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। जिसमें आपने देखा कि आवृत्तबीजी पादपों के जीवन काल में 2 अवस्थाएं, बीजाणुद्भिद अवस्था, विकसित अवस्था, द्विगुणित जो होती है, अगुणित अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था, छोटी अवस्था होती है। ये दोनों अवस्थाएं आवृत्तबीजी पादपों के जीवन काल में एक दूसरे के बाद लगातार आती रहती हैं। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतर या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आवृत्तबीजी पौधे पृथ्वी पर सबसे विकसित पौधे माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपने अध्ययन किया कि पुष्प किसे कहते हैं? पौधे का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन क्रिया होती है, ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, जो प्ररोह का या रूपांतरण होता है। फिर पुष्प की संरचना का आपने अध्ययन किया, पुष्प के नर भाग को पुमंग, पुष्प के मादा भाग को जायांग और वाह्यदल पुंज और दल पुंज होते हैं। वाह्यदल की इकाई को हम, वाह्यदल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं? वाह्यदल बोलते हैं। दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने टोटल अध्ययन किया पुष्प की संरचना के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब इसके आगे हम अध्ययन करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप वेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।